आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है सौरभ बोलेगा, राजदारों के नाम खुलेगा। यहां हम बात कर रहे हैं सौरभ शर्मा की और उसके काले कारनामों की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सौरभ शर्मा के कोर्ट में सरेंडर से लेकर तो लोकायुक्त के हिरासत में लेने तक प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आई। 19 दिसंबर को लोकायुक्त के छापे के बाद से ही सौरभ फरार चल रहा था। कोई कह रहा था देश में, कोई कह रहा था विदेश में। 9 साल आरटीओ आरक्षक की नौकरी करने वाला सौरभ आखिरकार कैसे करोड़ों का आसामी बन गया, ये सवाल 40 दिनों से चर्चा का विषय था। लेकिन अब जब सौरभ शर्मा लोकायुक्त की गिरफ्त में है तो माना यह भी जा रहा है कि सौरभ के पीछे छुपे चेहरों के माथे पर अब चिंता की लकीरें जरूर होगी, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि कभी भी वो फंस सकते हैं। तो आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस रिमांड में सौरभ बोलेगा, राजदारों के नाम भी खोलेगा। सामने आएंगे काली कमाई के राज। पता चलेगा सौरभ पर था किसका हाथ। जी हां, आरटीओ कांस्टेबल रहा सौरभ शर्मा करीब 41 दिनों के बाद अब लोकायुक्त की गिरफ्त में है। सौरभ के शिकंजे में आने के बाद अब इंतजार है उसके बोलने का। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सौरभ के पास इतना पैसा आया कहां से। अब सौरभ के परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति से लेकर छापे तक की पूरी कुंडली खुलेगी। प्रदेश का यह पहला मामला है जब 4 एजेंसियों ने एक छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 52 किलो सोना, 2.5 क्विंटल से ज्यादा चांदी, करीब 20 करोड़ कैश सहित करोड़ों की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले। इसमें सौरभ के करीबी चेतन गौर, शरद जायसवाल और अन्य रिश्तेदारों के नाम भी शामिल हैं। सौरभ शर्मा जो कि हमारे लोकायुक्त पुलिस के द्वारा दर्ज केस में पीसी एक्ट के तहत वो आरोपी है, जिसमें कि उसके घर पे रेड किया गया था लोकायुक्त पुलिस के द्वारा 19 दिसंबर को। तो उसे आज भोपाल में हमारी पुलिस को उसकी सूचना मिली, तो उसे हिरासत में अभी लिया गया है, पूछताछ चल रही है और उसे गिरफ्तारी करने के बाद हम विदिन 24 आवर्स माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। देखिए, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर था जिसमें चेतन जी और मैं डायरेक्टर थे। उस कंपनी में जो भी वाइट में पैसा है उसका पूरा हिसाब किताब है, वो पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा में मेरा संबंध अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से है और अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो भी उसके जवाब है मैं देने के लिए लायबल हूँ और मैं दूंगा। मैं दूंगा। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर, ना मुझे उसकी कोई जानकारी है। मेरा वहाँ पे ऑफिस के कार्यालय था, है ना गाड़ी में नाम थी ना। मेरे घर में जब रेड हुआ तो रेड में भी कुछ नहीं मिला, ना पाया गया, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। सौरभ शर्मा को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसका उसके वकील ने विरोध किया है। आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे, लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया। ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। सौरभ शर्मा कांड के सामने आने के बाद से ही इस मसले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है, तो बीजेपी लगातार मामले की जांच की बात कर रही है। जैसे ही सरेंडर की एप्लीकेशन आई और अदालत ने कहा कि इसकी डायरी पेश करो, खटाखट सारे लोग पकड़ लिए गए। एक नहीं, 3। इतना बड़ा चमत्कार मध्य प्रदेश में हुआ है। जो सफेद पोश पीछे ताकत बनकर इनके खड़े हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे या हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। किससे? कानून अपना काम कर रहा है। आपने देखा कि इसमें जो एजेंसियां हैं, फिर चाहे लोकायुक्त हो जाए, ईडी हो जाए, इनकम टैक्स हो जाए, जो अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं, उन्होंने निश्चित ही उस जांच को जारी रखकर और जो आरोपी हैं, जो इसमें वांटेड हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े अधिकारी और सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं, ये तो सौरभ के बयानों के बाद ही तय होगा। फिलहाल सभी को इंतजार है सौरभ से पूछताछ में होने वाले खुलासों का। तो सौरभ बोलेगा तो राज खुलेगा।
सौरभ शर्मा को गिरफ्तार करने में 41 दिन लग गए। सबसे बड़ी बात, क्या केवल एक मोहरा है, एक कड़ी है? क्योंकि अकेला इतना करोड़ों का साम्राज्य कैसे बना लिया, इसके साथ कितने लोग का जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या इस पर राजनीति भी हो रही, क्योंकि संरक्षण के आरोप भी लग रहे हैं। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ लगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या पूछताछ में खुलेंगे सौरभ शर्मा के काली कमाई के राज? सवाल नंबर 2, क्या सौरभ पर शिकंजा कसने से उसके राजदारों की परेशानियां बढ़ेंगी? और सवाल नंबर 3, क्या सौरभ के बहाने सूबे में सियासी आरोप प्रत्यारोप को मौका मिल गया? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का, वार पलटवार करने का। राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन कानून का भी विषय है और इसके बीच में राजनीति भी है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको हमारे मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। और हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। और मृणाल पंत है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मृणाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत दिनेश जी आप ही से करना चाहूँगा, क्या लगता है आपको एक मोहरा है? क्योंकि 41 दिन तो बहुत लंबा समय हो गया। कोई कह रहा था कि देश में, कोई कह रहा विदेश में, कोई कह रहा दुबई में भाग गए, अभी तक वो पकड़ में नहीं आ रहा था। जैसे ही पकड़ में आया, तमाम एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। राजनीति भी अब इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। कहाँ था कहाँ नहीं था ललित जी, अब वो तो कल की बात हो गई। आज तो वो लोकायुक्त के पास है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि लोगों को ये जानने की जो है एक जिज्ञासा तो है कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से और कैसे आया, क्या सौरभ शर्मा का ही है कि और बाकी लोग हैं। यदि जो है सही तरह से जांच हो और लोगों के सामने चेहरा आए तो जांच एजेंसियों की जो विश्वसनीयता है वो स्थापित होगी। अन्यथा क्या होगा कि जो 41 दिन का जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस पीरियड में उसने सब कुछ अपना जो भी उसको बयान देना है, जो उसको लीगल कार्रवाई करना है, उसके और उसके जो भी उस कनेक्टेड लोग हैं उन सब ने प्लान कर लिया होगा। क्योंकि ये तात्कालिक यदि कोई चीज़ होती है तो फिर थोड़ा सा जो बातें होती हैं सामने आ जाती हैं। अब तो वो पूर्व नियोजित सोचा समझा जो उसको बयान देना है वो देगा। अब ये जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो कितना सच उससे उगलवा पाते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि ये जो मामला है गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जमानत, फिर अभी तो ईडी रिमांड पर लेगा, इनकम टैक्स अपनी पूछताछ करेगा, वो नोटिस भेजेगा, बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया में वो अपने आप को किस तरह से पेश करता है ये लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, लंबी चलेगी, एजेंसियां सब लगी हुई हैं। यशपाल जी, मैं आपके पास आऊँगा सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप सरकार में हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा सरकार के पास ही होता है, इसलिए सवाल पहला बनता है। सवाल ये है कि 41 दिन लग गए गिरफ्तारी में। अब चूंकि एजेंसियां तमाम लगी हुई थी, कोई कह रहा देश में, कोई कह रहा विदेश में, पकड़ा नहीं जा सका, और जब आया भी तो कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया, लेकिन एजेंसियों को इसकी जानकारी कुछ नहीं थी। कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि संरक्षण है, क्या कुछ कहेंगे? इतना लंबा समय लगा है, लेकिन क्या आप निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा? देखिए, कांग्रेस प्रतिपक्ष की भूमिका में है और इस घटनाक्रम में माननीय मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। हम किसी भी सूरत में अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों में से नहीं है। जीरो टॉलरेंस पर हम लोग काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है। और अगर इतनी बड़ी संपत्ति सौरभ से पकड़ाई भी गई है, शर्मा से, तो किसने पकड़ी? आखिर सरकार के एजेंसियों ने ही पकड़ी है। और जहां तक 40 दिनों का सवाल है, इन 40 दिनों में जैसा गुप्ता जी ने बताया था, कहाँ था, क्या था, कैसा था, ये सब कल का विषय हो गया है। अब आज का विषय जो सामने आया है, इसको लेकर के लोकायुक्त अपनी बात रखेगा। पुलिस रिमांड मिला है और लगभग वैसे तो 4 फरवरी तक का रिमांड है। 7 दिवस का इसका रिमांड तय हुआ है और पूछताछ होगी और तथ्य होंगे, साक्ष्य होंगे, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर सारी चीजें पूछताछ के बाद ही निष्कर्ष तक पहुंचेगी। और विश्वास और भरोसा दिलाने की मैं बात करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार से रिमांड तय हुआ है और रिमांड के बाद जब न्यायालय में पेश होगा और इस बीच में जो भी नाम आएंगे, जो भी लोग उससे जुड़े हैं, उन सब तक सरकार पहुंचेगी, हमारी टीमें पहुंचेगी। 4 एजेंसियों ने मिलकर के इसकी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। ये बड़ा घटनाक्रम था
और सरकार इसमें बहुत गंभीर थी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के दिशा निर्देश और सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ आखिर अंतोगत्वा अपराधी आरोपी बड़ी संपदा के साथ, बड़ी संपत्ति के साथ गिरफ्त में आया है। माल भी पकड़ाया गया है और 40 दिनों के भीतर उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो गई है। अब चूंकि न्यायालय के अंदर मैटर चला गया है ललित जी, तो न्यायालय के साथ पूछताछ के साथ, रिमांड के साथ जो भी चीजें आएगी वो परत दर परत खुलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। मृणाल जी देखिए, अब गिरफ्तारी तो हो गई है, गिरफ्तारी होने के बाद अब सियासत क्यों, इस पर राजनीति किस बात को लेकर, क्योंकि आप तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि सरकारी संरक्षण प्राप्त है इसको, तो फिर अगर संरक्षण प्राप्त था तो फिर गिरफ्तारी कैसे हुई? जी मृणाल जी। सरकार का भी संरक्षण इस आरोपी को प्राप्त। इस घटना में प्रदेश की जांच एजेंसियों के साथ साथ केंद्र की जांच एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी। 41 दिनों में ना तो प्रदेश की किसी एजेंसी ने और ना देश की किसी एजेंसी ने आम जनता को बताया। सब जानना चाहते थे कि ये आरोपी कहाँ है। लुकआउट नोटिस जारी करने की बात हुई, कोर्ट में कहा गया कि आरोपी दुबई है, और उस नोटिस के बाद भी ये सरकार बता नहीं पा रही है कि वो हिंदुस्तान में कब आ गया। जिस व्यक्ति को तत्काल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, अगर डबल इंजन की सरकार का संरक्षण नहीं था तो वो वहां से निकलकर 40 दिन तक कैसे घूमता रहा? कैसे 7 दिन तक वो अपने घर में ग्वालियर में जो कहा जा रहा है वहीं पर रहा? कैसे उसने विभिन्न नेताओं, मंत्रियों और सत्ताधारी पार्टियों के उन लोगों से जिनके साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार किया गया था, इस मामले में लीपापोती करने के लिए सब रणनीति अपना ली और नूरा कुश्ती करके आज गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी भी कैसी हुई ललित जी? सरेंडर करने ये आरोपी कोर्ट पहुंच गया और उसके बाद नाम मात्र दिखावे के लिए लोकायुक्त की पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। स्पष्ट है कि जांच एजेंसियां और सरकारों ने इस आरोपी के साथ सांठगांठ करके इस तरह से ये प्राथमिक चालान और केस डायरी पेश, माफ कीजिए चालान नहीं, केस डायरी पेश की है। सब आपस में एडजस्टमेंट किया हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से कि बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो लोग, सत्ता में बैठे हुए मंत्री और अधिकारियों को बचाया जा सके और कुछ लोगों के गले में पुख्ता तौर पर ये कैसे कह सकते हैं मृणाल जी? आप कैसे कह सकते हैं? इतनी एजेंसियां लगी हैं, वो सब इसकी छानबीन करेगी, उनका जिम्मा भी है वो सब कुछ करने का। आप इसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब आप केवल राजनीति वश कह रहे हैं या कोई सबूत है आपके पास? ललित जी, यही सरकार थी जिसके मुखिया कहते थे कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति होगी तो पाताल से भी आरोपी को खोज लाएंगे। तो खोज लाया पाताल से? हाँ, नहीं, मैं पाताल से कहा, आरोपी पहुंच गया कोर्ट, पाताल से नहीं ढूंढ के लाए। प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराधियों को सूली पे टांग दिया जाएगा। और हालात यह है कि एयरपोर्ट पे आके कहीं उत्तराखंड, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में 40 दिन तक आरोपी घूमता रहा। अगर प्रशासनिक नियत होती, अगर पुलिस चाहती, जांच एजेंसी चाहती, तो बमुश्किल 5-7 दिन में इस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती थी। इस आरोपी को नहीं करना चाहती थी तो बाकी जो 2 लोग भोपाल में ही बैठे थे जिनको आज गिरफ्तार किया, उनको 41 दिन में गिरफ्तार किया जा सकता था। उनसे पूछा जा सकता था कि भाई ये मुख्य आरोपी कांस्टेबल सौरभ शर्मा कहाँ है? तीनों ही गिरफ्तारियां एक दिन में। इस गिरफ्तारी के बाद यशपाल जी जवाब दीजिए। ये सवाल उठा रहे हैं वो कि आपने तो ये भी कहा था कि पाताल से भी किसी को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतने दिन लग गए, पहली बात एजेंसियां उनको पकड़ नहीं पाई, वो यहीं थे फिर भी नहीं पकड़ पाई। आप कह रहे हैं बीते दिन की बात होगी, अब तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन सवाल तो बीते दिन का पूछा जाएगा ना सर। ललित जी, आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जी, ये मृणाल जी पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है और जब मृणाल जी ये बता रहे थे तो आपने उनकी बात को खंडन कर दिया। मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ ललित जी इस बात को लेकर के कि मृणाल जी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि किन मंत्रियों से, किन वजनदार लोगों से मिला और किस प्रकार से लिपापोती हो गई। और जहां तक पाताल से निकालने की बात कही है, हम करते हैं ना, हम पाताल से निकाल के लेंगे। संपत्तियों को जब्त करने की बात सरकार ने कही, उसको मजबूर करने की बात सरकार ने करी, और साथ साथ में उसकी संपत्तियों के जब्त के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को जिस प्रकार से पूछताछ के लिए बुलाया गया, ये सारी चीजें जब इन 40 दिनों में घटनाक्रम घटित हुआ और सरकार के मंसूबों को शर्मा समझ गया, तभी उसने अंतोगत्वा आकर के और ये गिरफ्तारी हुई है उसकी। अन्यथा हम चाहते तो रिश्तेदारों से नहीं पूछते, उसकी संपत्तियों को जब्त नहीं करते, किसी प्रकार के कोई नोटिस इशू नहीं करते। तो नहीं यशपाल जी, जैसे आपने जो बात कही, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत है कि आप क्यों कह रहे हैं कि
यही गुनहगार है, इनका संरक्षण था। वैसे मैं आपसे भी तो ये बात पूछूंगा कि आखिरकार इतने दिन क्यों लग गए? वो कह रहे हैं कि आप एजेंसियां तो 2 या 5 दिन में गिरफ्तारी कर सकती थी। आप खुद कह रहे हैं कि अगर एजेंसियां बहुत मजबूत है और ताकतवर हैं वो गिरफ्तार कर लेती। और ये दोनों जो साथी गिरफ्तार हुए वो तो भोपाल से गिरफ्तार हुए, वो तो नजदीक ही थे, कहीं ना कहीं आसपास ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार के संरक्षण में कहीं आसपास नहीं था। इस बात को लेकर के मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला सकता हूं। वो कहाँ था, किस स्थिति में था, ये पूछताछ के दौरान भी आएगी और सारी एजेंसियों ने अपना काम किया है। देखिए, कुल मिलाकर के इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सरकार की अगर ढीली नीति होती तो न तो संपदा पकड़ी जाती, न सौरभ शर्मा गिरफ्तार होता। नहीं तो ये जो 500 करोड़ का घोटाला है, आपको क्या लगता है कि ये पुराने सरकारों का भी रहा होगा या उससे पहले का भी रहा होगा? कोई एक दिन की कमाई तो है नहीं सर। तो वही तो, जब पूछताछ होगी सारी चीजें सामने आएगी तो परत दर परत सारी चीजें खुलेगी। और जब सारी चीजें खुलेगी तो साक्ष्य सामने आते हैं ललित जी। घटनाक्रम को अंजाम देने वाले से जब पूछताछ होती है, कड़ी पूछताछ होती है, तभी तो 7 दिन का रिमांड भी ले लिया है। 4 फरवरी तक रिमांड पर है। और उसके बाद भी सरकार की जो मंसूबे हैं वो बहुत मजबूत हैं, ताकतवर हैं। किसी भी कीमत में इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक, मृणाल जी, आपको लगता है कि एक मोहरा है, अभी बहुत मछलियां बाकी हैं? ललित जी, मैं यही बात करना चाहता था। इस पूरी घटना में सौरभ शर्मा एक छोटा सा अंश मात्र है। 41 दिन में क्या मुख्यमंत्री ने दोनों एक वर्तमान और पूर्व परिवहन मंत्री को बुलाकर पूछा कि इस तरह से कांस्टेबल के पास सैकड़ों करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे हो गए? क्या किसी भी एजेंसी ने पूर्व 3 परिवहन आयुक्तों को बुला के तलब किया? क्या मुख्य सचिव ने उनकी एसीआर खराब की? क्या उस परिवहन आयुक्त से नीचे तक जहां पे टोल पे कलेक्शन होता था, इसके बीच में जितने अधिकारी हुए थे, किसी से एक प्रश्न भी पूछा गया? क्या एक भी गिरफ्तारी हुई? तो ये जो सारे लोग हैं, यह 150 करोड़ केवल ऐसे ही एक कांस्टेबल के पास इकट्ठे हो जाते हैं? हम शुरू से कह रहे हैं ये 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। बिना सरकारी संरक्षण के नहीं हो सकता, बिना मुख्यमंत्री जी के संरक्षण के नहीं हो सकता, बिना परिवहन। लेकिन सर, आज ये पकड़ा गया है, 500 करोड़ की बात है। आप एज ए विपक्षी दल इसकी आवाज आपने कब कब उठाई सर? या आपको भी नहीं पता था ये सब कुछ था? जब से ये घटनाक्रम सामने आया है तब से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तब से कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे इस बात को कहती आई है। और मैं जो पिछले 41 दिन का आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ, वो सरकार को ये सब काम भी तो करने चाहिए थे ना। वो इस मौके पे सरकार इस प्रकरण को केवल सौरभ शर्मा का प्रकरण बना के परिवहन के टोल पर होने वाले भ्रष्टाचार को निरंतर कायम रखना चाहती है। और इसीलिए उसने इस व्यवस्था से जुड़े हुए एक भी अधिकारी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी भी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वर्तमान मंत्री से पूछताछ भी नहीं की, जिनको हटा दिया जाना चाहिए था, बर्खास्त किया जाना चाहिए था, उन्हें सर आंखों पे बिठा रखा है। पूर्व परिवहन मंत्री और नए और वर्तमान मंत्री के यशपाल जी, आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। 41 दिन में उसका ताने बाने ठीक करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो तो बहुत कम समय के लिए कमलनाथ सरकार बनी थी, लेकिन चूंकि आपने आरोप लगाया है तो यशपाल जी जवाब देंगे। जी सर। ललित जी, देखिए मृणाल जी, कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने, या मुख्यमंत्री आपकी भी सरकारों में रहे होंगे, कभी सीधे सीधे परिवहन मंत्री से या पूर्व परिवहन मंत्री से या अधिकारियों से चर्चा के लिए नहीं आमंत्रित करते हैं। ये काम एजेंसियों का होता है, ये काम न्यायालय का काम होता है, ये काम पुलिस का है, ये काम लोकायुक्त का है। किसको कब बुलाया जाना चाहिए? हाँ, अगर वक्तव्य आएंगे, अगर सौरभ शर्मा किन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे तो ये काम तो एजेंसी का होता है। सरकार के मुखिया के निर्देश के कारण ही तो इतनी बड़ी घटनाक्रम उजागर हुई है मृणाल जी। और हटाने की कोशिश की होती तो 40 दिन के अभी भी गिरफ्तार नहीं होता। सरकार ललित जी लगातार लगी हुई थी और लगातार लगे रहने के कारण से उसकी परिवार की संपत्ति, उसके परिवार के लोगों से पूछताछ, ये सब जब हो रहा था तभी तो सौरभ शर्मा प्रकट होकर के उसको गिरफ्तार करके और सामने लाया गया। ठीक, दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि देखिए, कमलनाथ सरकार तो बहुत कम समय के लिए थी, लेकिन वो परिवहन मंत्रालय को लेकर ये तमाम अब राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि वो सब तमाम बदले जो कांग्रेस से बीजेपी में आने का सिलसिला हुआ। तो आपको लगता है कि राजनीति के दायरे में, क्योंकि एक अकेला तो हो नहीं सकता, 500 करोड़ का साम्राज्य अकेले तो पैदा नहीं किया, तो जो लोग जिम्मेदार होंगे वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे होंगे या उनको सब कुछ पता होगा? ये सरकारों को हम पार्ट करके नहीं देख सकते कोई भी चीज़। आप कह रहे हैं कमलनाथ सरकार थी तो इसलिए वो सौरभ शर्मा दोषी नहीं है।
मुझे लगता है ये जो सोच ही गलत है। जब इतने बड़े मामले जब उजागर होते हैं, सत्ताधारी दल चाहे बचाए या विपक्ष कोई ये कहे कि साहब ये जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं, एक राजनेता के नाते जो भी राजनीति में है वो इस सब चीज़ों का तो समर्थन नहीं करना चाहिए, उसे ना कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये घोटाला नहीं है, इसको आप ये करेंगे वसूली है। ये जो परिवहन नाकों पर क्या होता है, ये घोटाला क्या है, ये वसूली है। और ये वसूली किससे हुई? वसूली कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम है। और ये बात कौन कह रहा था? खुद नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में वसूली हो रही है। इसमें तो कमलनाथ की सरकार नहीं थी ना, उसमें कोई शिवराज जी की सरकार रही लंबे समय तक, तो ज़्यादा पीरियड तो उन्हीं का ही है। तो आप इसे सरकारों में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि ये किस सरकार का है क्या नहीं है? इतने बड़े पैमाने पर वसूली हो रही थी कि एक आरक्षक के पास इतना पैसा निकला, वो किसका है किसका नहीं है ये जांच एजेंसियों का काम है। जांच एजेंसियों पर क्यों संदेह होता है? जब आप छापा मारते हैं वहाँ से सोने से भरी गाड़ी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है साहब? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? जो मैंने कहा ना कि जांच एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है। भाई यदि आपने जब छापा मारा था, ये फिर गाड़ी जंगल में कैसे पहुंच गई, किसी फार्म हाउस पर कैसे पहुंच गई, ये संदेह तभी तो हुआ ना। जब सोना नहीं मिलता तो इनकम टैक्स नहीं आता, इनकम टैक्स नहीं आता तो ईडी नहीं आता। ये कहीं ना कहीं ये संदेह इसलिए हो रहा है कि उसे लगातार बचाने की कोशिश हो रही है। यशपाल जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ये बात तो है कि संदेह तो हुआ, ये तमाम चीजें मिली है, सामने आई है, मीडिया के सामने आई, तमाम लोगों के सामने आए, सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि ये कहां से ये पैसा आ रहा है, संदेह हुआ, एजेंसियों पर विश्वास कैसे बैठेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकारों को देखना होगा ये सब चीजें। देखिए ललित जी, इस पूरे घटनाक्रम में मैं मानता हूं कि जो कुछ कार्रवाई की सरकार के निर्देश के तहत हुई है, जहां तक पैसा मिला है, अभी पूछताछ के दौरान आएगा ना कि जैसे दिनेश जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, कि यह वसूली का पैसा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी तो सौरभ शर्मा के बयानों के साथ आएगा, कड़ी पूछताछ के साथ आएगा, बताएगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये सोना कैसे और कहां से आया। वसूली के नाम से कलेक्शन करके सोना खरीदना, इस बात की कहां पुष्टि हो रही है? लेकिन कब से वसूली हो रही थी सर? इतना बड़ा साम्राज्य, 500 करोड़ कोई कम तो होती नहीं, एक या दो दिन की बात नहीं है सर। वसूली इसके साथ में कह रहा हूँ, अभी इनकम टैक्स आएगा बीच में, ईडी आएगी बीच में, ईओडब्ल्यू आएगा, आर्थिक सारी एजेंसियां जब पूछताछ करेगी तब पता पड़ेगा कि ये इतना बड़ा संपदा कहां से खड़ी हुई है। खाली ये कह देना कि ये वसूलियां नाकों से हुई है या परिवहन चेक पोस्ट से हुई है, मुझे लगता है कि कुछ और। ठीक है मृणाल जी, एक आखिरी सवाल। जी बिल्कुल मृणाल जी, आखिरी सवाल, क्या आपको एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी। अब तो उनके हाथ में पूरा मामला है, हो सकता है कि खुलासे हो, खुलासे में कई नाम सामने आए। बिल्कुल नहीं है ललित जी। पहली बात तो ये कि सरकारी संरक्षण में सरकार के ही अधिकारी आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों के साथ डकैती करते हुए ये वसूली कर रहे थे। दूसरी बात, जिस लोकायुक्त की जिम्मेदारी थी इस पूरे मामले को उजागर करने की, उन्होंने तो इस 10,000 करोड़ की वसूली को मात्र 3 करोड़ में निपटा दिया था। और इसके बाद भी लोकायुक्त के अधिकारी वहीं के वहीं हैं। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि 3 करोड़ की वसूली जब प्रमाणित तौर पे 112 करोड़ हो गई, जिसे हम 10,000 करोड़ की मानते हैं, उसके बाद तो कम से कम लोकायुक्त के अधिकारियों पर कार्रवाई करते और हटाते। आज भी वही लोग जांच कर रहे हैं जिन्होंने इस घोटाले को दबाने का, इसको बड़े आश्चर्य की बात है। विपक्षी पार्टियां एजेंसियों पर भरोसा नहीं करती। बिल्कुल संक्षेप में गुप्ता जी, एक बिल्कुल संक्षेप में कि आखिरकार फिर कैसे होगा, क्योंकि जांच करने वाली तो यही टीम है, लेकिन विपक्ष तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। देखिए ये यहाँ विपक्ष के भरोसे की नहीं है, विपक्ष तो एक हिस्सा है, जनता को भरोसा होना चाहिए। जैसे आपने कहा संदेह तो पैदा हो गया है, क्योंकि जनता को आपको बताना है कि ये किस तरह का है, क्योंकि कोई भी एक आरक्षक स्तर का, प्रधान आरक्षक स्तर का या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी जो IPS अफसर होता है, वो पूरी जिंदगी में इतना किलो सोना नहीं खरीद सकता। तो ये संदेह की बात तो है ही ना कि इतना सोना कैसे आ गया। तो यही तो लोगों को बताना है। वो उसने चलिए नजराना था, शुक्राना था, कोई भी था, उसने अपनी मेहनत से कमाया, तो फिर भागा क्यों? जब वो उसने मेहनत से ही कमाया था, बात है सर, मेहनत से 500 करोड़ तो कोई कमा नहीं सकता। ये डिफेंड करना ही गलत है, उसको डिफेंड करने की बिल्कुल आवश्यकता बिल्कुल, यानी कि सरकार को खुलकर काम करना चाहिए, सरकारों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, ऐसा आरोप विपक्ष लगाती है। हालांकि संरक्षण देती है नहीं देती एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष को एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी एजेंसियों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जांच कौन करेगा? हम और आप तो जांच कर नहीं सकते, या कोई पार्टी तो जांच करने जाएगी नहीं। सवाल यह है कि अगर सौरभ शर्मा गिरफ्तार हुआ है तो वो और कितने राज खोलता है, कितने लोग, क्योंकि अकेला वो करने वाला नहीं है, बात साफ है। संदेह है तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी है,
और वो ज़रूर वो राज सामने आएगा। अगर नहीं आता तो फिर विपक्ष ही सवाल उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी, आपका भी, मृणाल जी आपका भी, और दिनेश जी हमारे साथ जुड़े। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि आगे है छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बागियों का रैला निकाय में खेला।